हेलो लर्नर्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा के लिए ज़रूरी। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं और फैट क्या होते हैं। सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पे हमको जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है उसको आपको पहले बता देते हैं। एक जो टर्म्स होती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? जो हम अपनी सेल देखते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हम तीनों देख रहे हैं, ये असल में हमारे कौन सी जगह पे होते हैं? सेल के अंदर होते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बीच में यहाँ पे कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, या ये हम लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। साइटोप्लाज्म होता है ये जो है वो क्या है बच्चों? केंद्रक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अर्थात इसका अर्थ यह है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य तीनों मिलकर हमारे पास किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का। इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य है, इसके अंदर बच्चों हम जो खाते हैं उन सभी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न तो केंद्रक में होंगे, न सेल मेम्ब्रेन में होंगे। हम जानते हैं किसके अंदर होंगे? ये सभी जीव द्रव्य के अंदर। जीव द्रव्य के अंदर ही हम जानते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल, जो हमने इसके प्रीवियस क्लास में आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक कराया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं इस जो साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन उपस्थित रहते हैं। तो हम देख सकते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कार्बनिक और अकार्बनिक हम पढ़ते हैं। मैक्रो जैसे जो बड़े मोलिक्यूल होते हैं उनको बोलते हैं, जो कम आवश्यक होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। अगर कार्बनिक कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जो कार्बन के अलावा बने होते हैं उसको बोलते हैं कौन से कंपाउंड? अकार्बनिक कंपाउंड। क्या देखा हमने? हम जो बात कर रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने वाले हैं। ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी होते हैं और ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ये पहली बात तो उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका के द्रव्य के अंदर मैक्रो, माइक्रो, कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकार के पाए जाते हैं। डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो क्या हो सकती है? जीवित ऊतकों में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थ। अगर हम इसमें से एक और डेफिनेशन निकालना चाहें, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो हम किस रूप से जानते हैं? जैव अणु के रूप में। किस रूप में जानते हैं? जैव अणु। इसी को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। टॉपिक को लंबा नहीं खींचते हुए हम आपको ब्रीफ में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में एक विस्तृत प्रकार से जानकारी देना चाहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित लिविंग टिश्यू के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं जैव मोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल या जैव अणु। ये हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों हमारे पास क्या है? जैव अणु। जैव अणु के अगर हम दो भागों में बांटना चाहें तो कैसे बांट सकते हैं? एक तो मैक्रो होंगे और दूसरा कैसे होंगे? माइक्रो। जो मैक्रो अणु होंगे वो अपने द्रव्यमान में और अपने वेट में क्या होंगे? बड़े होंगे। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। और जो माइक्रो होंगे वो कैसे होंगे? छोटे। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका वेट जो होगा 1000 डाल्टन से क्या होगा बच्चों? ज़्यादा। और जो माइक्रो होंगे उनका वेट 1000 से क्या होगा? कम होगा। 1000 डाल्टन से क्या होगा? कम। अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को इस मैक्रो और माइक्रो के अंदर विभाजित करेंगे। अगर आप देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कौन सा जो जैव अणु है वो आता है, तो आप देखेंगे कौन सा आता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारा एक किस प्रकार का है? मैक्रो मॉलिक्यूल। इसके विपरीत कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जिसको हम कहते हैं वो कैसे मॉलिक्यूल है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट। इसका थोड़ा सा और आपको खुलकर हम बताना चाहेंगे। जैसे फैट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है बृहद अणु। माइक्रो के अंदर हम देखें जैसे सेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हम क्या सोचेंगे कि छोटी इकाई है, तो वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो के अंदर। इसी प्रकार हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कैसा होगा? बृहद अणु, तो वो किसके अंदर आएगा? मैक्रो के अंदर। उसी प्रकार हम देख रहे हैं प्रोटीन जो है वो किसके अंदर आएगा? बृहद अणु के अंदर। और फैट जो है वो किसके अंदर आएगा? माइक्रो के अंदर। उसी प्रकार हम देखेंगे एमिनो एसिड।
एमिनो एसिड जो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है, एकलक होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। वो किसके अंदर आएगा? सूक्ष्मतम इकाई है इसलिए माइक्रो के अंदर। दूसरा है, हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर हम डीएनए और आरएनए को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो डीएनए एक अपने आप में कैसी संरचना है? बृहद संरचना है। तो वो कैसे आएगा? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसी प्रकार हम देखें जैसे नाइट्रोजन क्षारक, लास्ट क्लास में हमने पूरा आपको सेंट्रल डॉग में पढ़ाया था, उसके अंदर हमने आपको बताया था नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो। तो नाइट्रोजन क्षारक क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन होते हैं वो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। तो जो ये सिंगल यूनिट है, एडिनिन ले लीजिए आप, ग्वानिन ले लीजिए, साइटोसिन ले लीजिए, यूरेसिल ले लीजिए और थाइमिन के ले लीजिए, ये एक प्रकार से कैसे हैं? माइक्रो। लेकिन इसको हम जब साथ में अगर संरचना में देखेंगे तो जिसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा वो हमारी कैसी संरचना हो गई? मैक्रो मॉलिक्यूल की संरचना होगी। उसी तरह अब आगे हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं लाइन से, कार्बोहाइड्रेट। हमारा टॉपिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक जो होता है, इसको बहुत ही विस्तृत न पढ़ते हुए हम आपको ब्रीफ में बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अपनी प्रकृति में कैसे होंगे बच्चों? मीठे होंगे। जल में कैसे होंगे? विलेय होंगे। और इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 3 बातें आपको याद हैं। अगर आपको कोई कहे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटी सी बात आप क्या जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जिनसे हमें वो कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। इसी को एक और बोल सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं और सबसे पहले पाचन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, और कौन सा पदार्थ है जो हमारा प्रथम श्वसनीय पदार्थ है, तो उसके अंदर भी उत्तर कौन सा आएगा? कार्बोहाइड्रेट। इसका जो आरक्यू होता है रेस्पिरेशन क्वोशिएंट, जिसके अंदर हम CO2 बटा O2 को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ है उसके अनुसार हम आरक्यू का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का हम आरक्यू देखने वाले हैं वो कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अगली बात जो हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखनी है वो कुछ इस प्रकार है। सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं? अपचायक। रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? रिड्यूसिंग शुगर। सभी कार्बोहाइड्रेट किस तरीके होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर प्रकृति के होते हैं। लेकिन हमको एक एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है, वो होता है सुक्रोज का। सुक्रोज जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? अनअपचायक होता है। अगली जो बात है, हम कार्बोहाइड्रेट का अगर विभाजन देखें कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसके अंदर केवल और केवल ग्लूकोज को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसको और आगे विभाजित नहीं किया सकता। ओलिगो के अंदर वो संरचना होती है जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये जो हैं वो कैसे होते हैं? ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड के अंदर हम समझ सकते हैं जैसे बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं सेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे आप एक और याद रखना हो तो आपको फ्रक्टोज आप याद कर सकते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्या देखा हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में? सबसे पहले ये मीठे होते हैं, विलेय होते हैं, ऊर्जा में आरक्यू 1 होता है, अपचायक प्रकृति के होते हैं। इसका अपवाद याद रखना है आपको। कौन सा? सुक्रोज क्या होता है बच्चों? अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बाद हम लोग ध्यान रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। किसके उदाहरण है? मोनोसेकेराइड के, ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तीसरा जो पॉलीसेकेराइड है उसका उदाहरण है क्या बच्चों? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। आगे हम आपको बताने वाले हैं ये जो मिलकर बने होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। जो हमने ओलिगोसेकेराइड देखे, ओलिगोसेकेराइड मतलब जो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज देखे, वो किससे मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें माल्टोज। माल्टोज एक ओलिगोसेकेराइड है जो 2 मोनोसेकेराइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूसरा जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है वो कैसा है बच्चों? सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तीसरा जो हमारे पास लैक्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ये होते हैं ओलिगोसेकेराइड, और ये ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप ट्रिक्स के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से याद रख सकते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बच्चों फैट। फैट के बारे में हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे। फैट
फैट जो होता है बच्चों, इसको एक अन्य नाम के रूप में भी जानते हैं, वो है लिपिड। और ये जल में क्या होता है, अविलेय। जल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जल में क्या होता है, विलेय, और लिपिड क्या होता है, जल में अविलेय। इससे भी हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। लेकिन हमको इसके अंदर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट की 2 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी, 2 गुना। सबसे पहले ऊर्जा के रूप में यूज किसका किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमें किससे याद रखना है, वसा से या फैट से। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ये फैट, वसा और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे अगला जो है, हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हम बोलते हैं इसको ऑयल, और ये दूसरा होता है क्या, फैट। जो ऑयल होता है उसको हम असंतृप्त वसा भी कहते हैं, और जो फैट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त वसा भी कहते हैं। अगला जो है उसके लिए हमको याद रखना है, इनका जो गलनांक होता है, गलनांक, किसी भी गलनांक का क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी चीज़ को किसी में डिजोल्व करें तो वो जल्दी से घुल जाए, तो उसको बोलते हैं गलनांक। गलनांक कम होना, और इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है बच्चों, अधिक। इतनी बातें हमें किसके बारे में याद रखनी है बच्चों, लिपिड के बारे में। शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको ये केवल एक बात याद रखनी है कि जो फैट होती है वो क्या होती है, ऊर्जा का एक बहुत ही वास्ट या बहुत ही बड़ा स्रोत होता है। ऊर्जा के ये जो होता है वो हमारे भोजन को संचित रहता है, भोजन के रूप में संग्रह रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मोटा है, उसके अंदर हम बोलते हैं कि फैट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, भोजन के रूप में संग्रह होता है। ऊर्जा किसके रूप में संग्रह होती है, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में संग्रह होने के कारण ही हमें जब किसी स्टारवेशन या भूखे रहने या व्रत के समय होते हैं, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे फैट के पाचन से प्राप्त होती है, और हमारा फैट क्या होता है बच्चों, भूख के दौरान कम होता रहता है। लेकिन अगर हम निरंतर खाते ही रहेंगे तो हमारा फैट का जो भोजन के रूप में संग्रहित पदार्थ है वो क्या रहेगा, हमेशा बच्चों स्टोर रूप में रहेगा, और व्यक्ति धीरे धीरे हमेशा क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। अगला जो लास्ट टॉपिक है हम आपको बताने वाले हैं वो है बच्चा कौन सा, प्रोटीन का। प्रोटीन का जो होता है वो कैसे मिलकर बना होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एमिनो अम्ल भी यहाँ पे जैसे एमिनो एसिड। कल हमने आपको बताया था जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे, तब 2 एमिनो एसिड के मध्य जो बंध होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, 2 एमिनो एसिड के मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध के बाद में आज हम देखने वाले हैं जो प्रोटीन की संरचना है, और प्रोटीन के निर्माण के बाद ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो सेल होता है या हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर 70% जो होती है मात्रा वो किसकी होती है बच्चों, पानी की। और पानी के बाद अगर कोई पदार्थ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उपस्थित है तो वो होता है 10 से 15%। कौन सा, प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें सबसे सिंपलेस्ट या सरलतम जो प्रोटीन है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा, ग्लाइसिन। जो 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो उसी प्रकार जो सिंपलेस्ट है उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लाइसिन। और जो कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करें, जो कॉम्प्लेक्स उसका होगा कौन सा, ट्रिप्टोफैन। क्या होगा, ट्रिप्टोफैन जो प्रोटीन है या अमीनो एसिड है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में होता है, सबसे कठोर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अभी हम आपको प्रोटीन अमीनो एसिडों की संरचना बताने वाले हैं। इसके मध्य में एक कार्बन होता है, ऊपर एक कार्बन चेन होती है, एक सिरे पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और दूसरे पर एक तरफ कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और दूसरी तरफ एमीन समूह होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिलीज होता है तो इसके ऊपर आवेश आता है किसका, माइनस का। और ये हाइड्रोजन जब इस NH2 के साथ में जुड़ जाता है तो इसके ऊपर आवेश आ जाता है किसका बच्चों, प्लस का। तो कुछ इस प्रकार से एक ही एमिनो एसिड के अंदर प्लस और माइनस दोनों का आवेश उपस्थित होने की स्थिति को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। यह एक अस्थायी होता है तथा यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की संरचना के बारे में। प्रोटीन की मुख्यतः अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बताई जाती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। अगर बात करें प्राथमिक संरचना किसको कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो प्रोटीन होगा जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, राइबोसोम से। हम जानते हैं राइबोसोम को भी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जिसके
राइबोसोम, जिसकी उपस्थिति के कारण जो ईआर होता है वो खुरदरी और चिकनी दो प्रकार की हो सकती है। ये हमने सेल के जो ऑर्गेनल वाला टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर आपको ब्रीफ में समझाया है, आप उस वीडियो को भी जाके पूरा देख सकते हैं। प्राथमिक संरचना जो होती है वो राइबोसोम पर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम भी हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का जो प्रोटीन होगा वो कैसी संरचना में होगा बच्चों, प्राथमिक संरचना में होगा। द्वितीयक संरचना की अगर बात करें, द्वितीयक संरचना मतलब कीरेटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और ये जो इस तरीके की प्रोटीन होती है जो हमारी मसल्स के अंदर उपयोग में ली जाती हैं। और कीरेटिन जो हम जानते हैं और नाखून में होता है, जो बालों में होता है कीरेटिन, वो सभी भी एक प्रकार से कैसी संरचना है, प्रोटीन की संरचना है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, हम याद रख सकते हैं। तृतीयक संरचना, अगर हम प्रोटीन की बात करें चतुष्कीय संरचना, चतुष्कीय संरचना क्या होती है प्रोटीन की, प्रोटीन की जो चतुष्कीय संरचना, जैसे इंसुलिन हमने नाम सुना, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो हमने आज देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनके बारे में समझ गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।